वीक टू में आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था। एटम क्या है उसके बारे में देखा था और एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसके बारे में मैंने देखा किसने डिस्कवर किया और चार्ज कितने होते हैं, मास कितने होते हैं, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है या फिर प्रोटॉन का, इससे पूछा जा सकता है किसके थ्रू किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज या प्रोटॉन का खोज या फिर न्यूट्रॉन का खोज जो किया गया वो किसके थ्रू किया गया। तो ये कैथोड रे ट्यूब का यूज करके, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसमें कैथोड रे ट्यूब में क्या हुआ था, जो नेगेटिव चार्ज कैथोड है उससे जो कण है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ, इस तरह से आपका कैथोड रे ट्यूब रहता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, जैसे कैथोड डॉट है ये, ठीक है, मेटल का रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे एनोड कहेंगे। तो इधर से आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को कुछ कण जा रहे थे। ठीक है, इसके थ्रू ये जो कण जो जा रहे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसी से आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। उसी तरह से प्रोटॉन का खोज जो किया गया वो ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन का खोज अल्फा पार्टिकल का बौछार किया गया, बम्बार्डिंग कराया गया, किसके साथ, अल्फा पार्टिकल जो है वह बम्बार्डिंग कराया गया, वो गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल, मतलब पतली चादर गोल्ड का, सोना का, उस पर अल्फा रे का बम्बार्डिंग किया गया, पास कराया गया। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसको समझे कैसे हुआ, यहाँ देखिए, सबसे पहले बात है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो ये हीलियम के नाभिक होते हैं, 2He4 होता है हीलियम। ठीक है, हीलियम का नाभिक, हीलियम आयन का नाभिक होता है, He+2 हीलियम आयन का नाभिक। ठीक है, तो ये हीलियम आयन क्या हो, 2He4, इसी को अल्फा लिखते हैं, 2 4। ठीक है, और इसमें प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन कितना है, 2 है, न्यूट्रॉन कितना है, तो 4 में से 2 गया, 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले प्रोटॉन के बराबर था लेकिन वो भी निकल गया, क्योंकि ये क्या बोले, ये सिर्फ उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, 0 होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम का नाभिक वाला पार्ट्स होते हैं, हीलियम का नाभिक वाला पार्ट। तो ये जो इसका रे जो है इसका पास कराया गया, तो देखा गया ज्यादातर जो रे है बिना डाइवर्ट हुए क्या हुए, आपके आगे बढ़ गए, बिना डाइवर्ट हुए। ठीक है, बहुत सारे रेज जो है आपके आगे बढ़ गए बिना डाइवर्ट किए, बिना विक्षेप का, ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ रेज जो इसके नजदीक जो आ रहे थे वो आपका थोड़ा डाइवर्ट हो रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका डाइवर्ट हो जा रहे थे कुछ ही। ठीक है, तो यहां से आपको अब कुछ देखा गया, बहुत कम ही देखा गया कि जो है वापस टकरा करके आ गए, अपने ही पाथ पे आ गए। तो इससे ये स्पष्ट किया गया कि बहुत सारे जो रे हैं बिना विक्षेप के, बिना डाइवर्शन के आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उस एटम में क्या है, बहुत सारे स्पेस खाली है। ठीक है, स्पेस खाली है। फिर उसके बाद कुछ रे जो है वो आपका डाइवर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब सेम चार्ज आपके उस न्यूक्लियस में, उस केंद्र में, वहां पर थोड़ा सा जो साइज छोटे हैं वहां पर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र है। ठीक है, एरिया है, उसे न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि कुछ ही रेज, बहुत कम ही रेज डाइवर्ट हुए। इसका मतलब होल मास, कहीं वहां पे कोई भार होगा, कोई मास होगा जिससे वो टकरा करके वापस वो कम बैक आ गया, वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके यहाँ से प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया, ये गोल्ड फॉइल लिया गया था, गोल्ड, सोना का चादर। ठीक है, गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल लिया गया और उसमें किस रे को पास किया गया, अल्फा रे को पास किया गया। न्यूट्रॉन का ध्यान रखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे गोल्ड, और न्यूट्रॉन में ध्यान रखेंगे जो चैडविक के द्वारा यूज किया गया था, जेम्स चैडविक, इसमें बेरिलियम धातु पर, याद रखेंगे, यहाँ गोल्ड धातु पर, Au पर। ठीक है, और यहाँ पर बेरिलियम धातु पर क्या किया गया था, अल्फा रे पार्टिकल का क्या किया गया था, बम्बार्डिंग, मतलब अल्फा रे पार्टिकल पास करा करके यहाँ न्यूट्रॉन का खोज किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड रे ट्यूब द्वारा,
किसके द्वारा, जे थॉमसन द्वारा प्रोटॉन का खोज अल्फा पार्टिकल्स जो पास किया गया किससे, गोल्ड फॉइल से, थिन गोल्ड फॉइल से, उससे आपको डिस्कवर किया गया। और न्यूट्रॉन जो है वो बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम धातु Be के धातु पर अल्फा डे पार्टिकल्स को पास करके ये आपको खोज किया गया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है कि एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे जो 1808 में दिया गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर्स जो बने होते हैं, जो द्रव्य जो बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं, वो सबसे सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिसे परमाणु नाम दिए थे, एटम नाम दिए थे। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म कण है ये अविभाज्य होता है, मतलब ये टूटेगा नहीं, फर्दर इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ना तो इसे सृजन किया जा सकता, मतलब ना ये क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही विनाश, मतलब आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना इसे बना सकते हैं और ना इसे विनाश कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर तत्व है उसके परमाणु कहीं से भी लेंगे, जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो किसी भी सोर्स से प्राप्त करेंगे, उस ऑक्सीजन एटम के द्रव्यमान हर जगह समान होंगे। ठीक है, और रासायनिक गुण भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन डिफरेंट तत्व लिए, जैसे एक ऑक्सीजन लिए और एक कार्बन लिए, तो उसके जो परमाणु होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उसके द्रव्यमान हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो भिन्न होंगे। इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन कमी कहाँ रहा इनके बात में, कमी ये हुआ जब मूल कण खोज हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई, तो चूंकि इन्होंने कहा कि यह अविभाज्य, ना क्रिएट किया जा सकता है ना विनाश, क्योंकि ये किसी और से बना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इन्होंने ऐसा स्पष्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम्स बने होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स से बने होते हैं, उस सूक्ष्म पार्टिकल का नाम दिया क्या, सूक्ष्म कण का नाम दिया एटम। एटम जो होते हैं, सॉरी मैटर जो बने होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं, वो बहुत छोटा कण होता है, वो अविभाज्य, मतलब वो फिर से तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने बताया। थॉमसन मॉडल इनके बाद आए 1897 में। 1897 में इन्होंने क्या कहा, जैसे तरबूज जो लाल वाले पार्ट्स होते हैं, जो खाने वाले पार्ट्स होते हैं, उसको कंपेयर किया एक पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। मतलब उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, जो आपके रेड वाले जो पार्ट्स है खाने वाले वो है, और जो उसमें बीज ब्लैक जो बीज होते हैं, ठीक है, वो बीज आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका परिमाण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इन्होंने ऐसा कहा कि ये वैद्युत उदासीन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ये देखा जाए न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। अगला मॉडल देखें। अब देखते हैं थर्ड मॉडल, रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बारे में मैंने बताया था, जो अल्फा रे पार्टिकल्स आपको पास किया गया था गोल्ड फॉयल से। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि बहुत सारे अल्फा रे पार्टिकल्स बिना डाइवर्ट हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ जो इसके नज़दीक आ रहे थे तो वो डाइवर्ट हो रहे थे कुछ एंगल से। ठीक है, और बहुत कम, कुछ आपके बहुत कम ये वापस जा रहे थे, कम बैक। ठीक है, इस तरह से हो रहे थे। तो यहाँ पे देखा गया कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें से देखा गया कि यहाँ पे एक क्षेत्र बताया गया कि बीच में कोई ऐसा केंद्र है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये अल्फा रे भी पॉजिटिव चार्ज था, और कोई बीच में कोई हैवी हैवी पार्ट्स है। ठीक है, और खास करके वही चार्ज पार्टिकल्स है पॉजिटिव, ताकि वो रिपल्सन हो रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र उन्होंने फाइंड किया कि ये जो है बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसमें धन आवेशित चार्ज पार्टिकल्स जो है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और उस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि कुछ रे वापस कम बैक आ रहे थे, इसका मतलब आगे जाने का उसको रास्ता में नहीं मिला था, उससे भारी होगा, जिससे वो टकरा के वापस गया। इसका मतलब यहाँ पे कहा गया लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी न्यूक्लियस, उसी क्षेत्र में आपके पाए गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर, ये केंद्र के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, लेकिन आगे देखेंगे क्या कमी रहा जिससे ये फेल हुआ। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जो बंधे रहते हैं एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होते हैं उससे बंधे होते हैं। लेकिन इन्होंने जब ऐसा बताया तो इन्होंने क्या कमी बताया जिसके कारण वो फेल हुआ। इन्होंने ऐसा स्पष्ट नहीं किया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो वो कैसे स्टेबल रहेगा। ध्यान रखें, मैक्सवेल का थ्योरी कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर आपकी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो घूमेगा, धीरे धीरे क्या करता है,
धीरे धीरे क्या करेगा, ये एक्सेलरेट हो रहा है, चूंकि एक्सेलेरेशन हो रहा है इसमें, और एक्सेलेरेशन जैसे होगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी डाउन होगी, और एनर्जी डाउन होगी तो एट लास्ट वो क्या होगा, जाकर के कुछ देर के बाद वो उसी न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल नहीं होता। तो इन्होंने ये डिफाइन नहीं कर पाए, इस तरह का समझा नहीं पाए कि ये आखिर स्टेबल क्यों है, जिसके कारण ये आगे फेल हो गया। अब देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, जो 1912 में, ये 1911 में था, ये 1912 में। 1912 में बोर एटॉमिक नील बोर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन्होंने एक फिक्स्ड ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, इसे इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट नाम दिया। ठीक है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट नाम दिया, जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं, विविक्त कक्षा भी कहते हैं। और ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ये जो जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, इसके एनर्जी लेवल भी इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि इसका एक एनर्जी, जिस भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा और इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी। जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, न्यूक्लियस के नजदीक जो सेल होंगे, ऑर्बिट होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी, और दूर होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होंगी। और इसे इंग्लिश में KLM इस तरह से डिनोट करते हैं सेल को, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर तक, बाहर की ओर, इधर से 1 2 3, इधर लोअर एनर्जी और धीरे धीरे हायर एनर्जी। ठीक है, इन्होंने ऐसा सब बताया। इलेक्ट्रॉन जो निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट, विविक्त कक्षा भी कहते हैं। इसे इस सेल को इन्होंने ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहे। इसका नाम क्या दे दिया, एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी इसका फिक्स है। ठीक है, K की एनर्जी लेवल कम होगी, L का ज्यादा, M का ज्यादा, इस तरह से वो इसे आपके गणित में इस तरह से 1 2 3 के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से, जैसे ये लोअर एनर्जी है, ये हायर है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना होगा, तब क्या करेगा। ठीक है, तो आपको चूंकि एनर्जी फिक्स है, तो इस एनर्जी और इस एनर्जी लेवल का, दोनों का डिफरेंस के बराबर वो अगर क्या करेगा, लोअर एनर्जी से, अगर लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाना चाहेगा तो उतना एनर्जी लेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ऊर्जावान अवस्था में जाएगा, ऊर्जा अवशोषण करेगा उतना अमाउंट, तब जाकर के उच्च ऊर्जा वाले स्तर में वो कक्षा में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से, मतलब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना चाहता है, तो ये दोनों डिफरेंस के बराबर ऊर्जा उत्सर्जन करता है, मतलब ऊर्जा रिलीज करता है। ऊर्जा क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया, और ये आपको अभी तक हम लोग देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल सक्सेस है। अब हम देखते हैं बोर बड़ी नियम। बोर बड़ी नियम क्या करता है, किसी भी कक्षा, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इंटर करेंगे, इन्होंने बताया उसका फॉर्मूला 2n² है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल है। जैसे फर्स्ट सेल यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट सेल ये जो है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होंगे, ये 2 सेल है, 3 सेल है, इस तरह से। तो इसमें फर्स्ट वाले में कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। सेकेंड में देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 2 8। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड सेल में कितना जाएगा, तो 3 का पावर 2 मतलब 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और 4 में 16 × 2 32। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला इन्होंने बताया कि फर्स्ट सेल में कितना जा सकता है, सेकंड में कितना, थर्ड में जा सकता है कितना। लेकिन इसके बाद भी एक बात इन्होंने कहा कि सबसे बाहरी जो कक्षा होगा, जो भी इसका बाहरी कक्षा होगा, उसमें अधिकतम संख्या जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 8 ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे लास्ट सेल अगर 3 वाले हैं तो इसमें 8 ही हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट आपका एक्सेप्शन है, इसमें 2 ही रह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा कि कक्षा में जो सेल है उसमें अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, नंबर ऑफ सेल है, सेल में कक्षा। ठीक है, और सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी सेल्स जो ऑर्बिट भी कर सकते हैं उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 8। इन्होंने किसने कहा, बोर बड़ी ने। ठीक है, अब देखेंगे सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। सेल जो है, जो भी एटम है उसमें आपके बीच का जो पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर जो वृत्ताकार पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सेल को KLMN से डिनोट करते हैं या 1 2 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसेल जो होते हैं वो सेल में भी आपका पाया जाता है। जैसे फर्स्ट में सिर्फ S सबसेल पाया जाता है, सेकेंड में S और P पाया जाता है, थर्ड में S P और D सबसेल पाया जाता है, फोर्थ में S P D F पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये सबसेल हो गए। ठीक है, और अब देखेंगे ऑर्बिटल्स, जो नाभिक के चारों ओर, ये S भी जो है, S भी जो सबसेल है, तो वो उसका भी एक 3 डायमेंशनल आकृति है। जैसे S का जो देखा जाए, S का किस तरह का होता है, यहाँ पे देखें तो S का आपका
एस का आपका देखा जाए, एस सब सेल का, तो इसका आपका आकृति इस तरह से होते हैं, 3 डायमेंशनल आकृति। ठीक है, पी का देखा जाए तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स नंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी में देखा जाए ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5 होते हैं। ठीक है, एफ में देखा जाए तो एफ में होता है 7। और जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स में, जैसे एस में ऑर्बिटल की संख्या 1 है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में भी देखा जाए तो इसमें, और इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जब भी होगा इस तरह से पहले 3 भरेगा, जैसे इसमें पहले पर भरना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से भरेंगे। पी में भी देखा जाए तो पहले तीनों में फिलअप होगा, फिर इसमें भरना शुरू होगा, 4 5 6 तक बढ़ा, इस तरह से इसमें जाएंगे कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ एफ में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन एफ में मैक्सिमम भर सकते हैं। तो एस में ऑर्बिटल्स की संख्या मात्र 1, पी में 3, डी में कितना 5 और एफ में 7। एक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं उसका डबल कर देंगे। ठीक है, पी में भी डबल, डी में भी डबल और एफ में भी डबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला 3 क्षेत्र, मतलब 3 डायमेंशनल जो क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, उसे कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल। अब देखिए इसका शेप ध्यान रखेंगे। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो गोलाकार स्फेरिकल शेप होते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल्स इस टाइप का डमरू शेप में, डम्बेल शेप दमरू आकृति का होता है। उसी तरह से डी ऑर्बिटल्स देखा जाए तो डबल डम्बेल शेप, मतलब डी डमरू, एक इस साइड आपको देखा जाए तो आपके दो तरह का डमरू दिखेगा, आपका द्वि डमरू आकृति का होता है। और एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जटिल आकृति का होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स है, उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है। जो 4 क्वांटम नंबर हम लोग देखेंगे वो आवश्यकता होती है। उसके बारे में देखें क्या है। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जिसे एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है जिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में, और इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो वो क्या दर्शाता है, पूछता है इसमें से, तो आपको दे देगा कि आपको सेल के बारे में जानकारी कौन देता है, या सेल के जो साइज है उसके बारे में कौन बताएगा, या उसका ऊर्जा के बारे में कौन बताएगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि उस सेल किसी भी कक्षा के बारे में बताता है, उसके साइज के बारे में बताता है और उसके ऊर्जा के बारे में बताता है। जैसे एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब पहला कक्षा है, और उसका एनर्जी वो किससे, कौन सा कक्षा के भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका एनर्जी आपका लो है कि हाई है, ये भी बताता है। जैसे जैसे एन इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पर 3 में चलिए, तो 3 में एनर्जी क्या हो रहा है, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, उसका साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, जिसका वैल्यू 0 to n-1 होता है, 0 to n-1 होता है। ठीक है, जैसे अगर एस, ये क्या बताता है, पहले सबसेल बताता है, नंबर ऑफ सबसेल। ठीक है, किसी भी सेल में कितना सबसेल पाया जाता है, जिसमें इसमें जैसे पाया जाता है एस सबसेल, इसमें क्या क्या पाया जाता है, एस और पी सबसेल, इसमें क्या पाया जाता है, एस पी डी सबसेल, और इसमें बताएगा एस पी डी एफ, इस तरह से सबसेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसेल की जानकारी कौन देता है, ठीक है, सबसेल मतलब उपकक्षा। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, किस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, जब सबसेल पता चल गया, जैसे एस के बारे में अभी बताया कि वो गोलाकार शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, पी के बारे में बताया कि डमरू शेप होते हैं, और डी होते हैं डी डमरू, और एफ होता है जटिल। तो जब आप सबसेल के बारे में जानकारी लेंगे तो उसका शेप भी पता चल जाएगा। ये कौन बताता है, एजीमुथल। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है, वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, मतलब आपके जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें आपका किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अभिविन्यास होता है, मतलब वो किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में। इसका जो वैल्यू होता है -L to +L। जैसे एस में आपका अभिविन्यास आपका जो होता है ना, एक आपका इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट हुआ उसके बारे में बताता है। जैसे पी है, पी में आपका 3 है, तो इस तरह से आपको बताएगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन आपका अरेंजमेंट है इसके बारे में बताएगा। लेकिन उसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण, नाम से ही समझ में आ रहा है, चक्रण, मूवमेंट। ठीक है, ये बताएगा। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस तरह से हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखेंगे। जैसे ये ऑर्बिटल है तो
एक इसमें बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, और ये दोनों रहेगा एंटी अपोजिट, मतलब डायरेक्शन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको मानते हैं अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो बताता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। प्लस हाफ को अगर आप क्लॉकवाइज मानते हो तो माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस हाफ और माइनस हाफ इसका वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं, सेल में जो सबसेल होते हैं और सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, उसका क्या नियम है। तो 3 लोगों का इसमें नेम आते हैं। फर्स्ट देखें ऑबो प्रिंसिपल, सेकंड देखें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थर्ड है हुन्स रूल। ये तीनों को कंबाइंड रूप में हम लोग देखेंगे क्या है। ऑबो प्रिंसिपल क्या है, ऑबो नियम क्या है, ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपके जो इंटर करेंगे सबसेल के ऑर्बिटल में, सेल के में सबसे पाया जाता है एसपीडीएफ, और उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी सबसेल में फिलअप होगा, देन हायर एनर्जी सबसेल, मतलब पहले जिसकी एनर्जी लेवल कम है उसमें जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको उसमें बाद में जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या नियम दिया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे इन्होंने दिया है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। ये 1 मतलब फर्स्ट सेल में s सबसेल है, सेकंड मतलब सेकंड में s और p सबसेल है, थर्ड में s p और d सबसेल है, और 4 सेल में 4 कक्षा में 4s 4p 4d 4f ये क्या है, सबसेल है। ठीक है, और ये भी ऑर्बिटल्स मैंने बताया था कि s में सिर्फ ऑर्बिटल्स ये होता है, p में आपका 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और f में 7 होते हैं, ये मैंने बताया। और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 जा 14, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर 6 जाएंगे, यहाँ पर 10 जाएंगे, और यहाँ पर 14 जाएंगे। तो ये मैंने बताया है। तो इन्होंने कैसे क्या बताया इन्होंने कि लोअर एनर्जी सबसे पहले फिलअप होगा, देन हायर एनर्जी। तो यहाँ पे देखें इसी तरह से 5 मिल जाएगा, 5s 5p 5t 5f। ठीक है, इस तरह से 6 में भी इसी तरह से अरेंज करें, सामने सामने लिखेंगे इसको, 6d 6f 7 तक देखेंगे, क्योंकि पीरियड की संख्या अभी तक 7 ही डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है, 7s 7p 7d 7f। तो सबसे पहले जो मेरा इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा 1s में जाएगा, 1s में। ठीक है, देन फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, 2s में, इधर से आएंगे, ये आपका एरो बता रहा है किस में जा रहा है, 1s देन 2s, फिर 2p में जाएगा, देन 3s में जाएगा। ठीक है, देन 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, 3p देन 4s, इधर से लाएंगे, फिर 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, और 5s में जाएगा, 4d में जाएगा, 5p जाएगा, 6s में जाएगा, देन 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, और देन 7s में जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 5f 6d 7p 6f 7d, इस तरह से आपके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1s में जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर अगर देखें हम किसी का निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एज फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे, तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में। तो इसका 1 होता ही है, 1s में फर्स्ट सेल में है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 है, इसलिए 1 फिलअप हुआ। उसी तरह से हीलियम लेंगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसके एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s में ही जाएगा, 2 फिलअप होगा कंप्लीट। ठीक है, उसी तरह से लिथियम लिए, तो लिथियम में 3 है, सबसे पहले s में बताया था मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2, p में 6, d में 10, और f में 14, उतना ही भरेंगे। ठीक है, Li 3 है एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सबसे पहले 1s में फिलअप करेंगे, 1s में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2। ठीक है, फिर इसके बाद किस में जाना है, 2s में, 2s। अब कितना बचा मेरे पास, 3 था, 2 इधर हो गया, तो इधर 1। ठीक है, आगे हमको बढ़ना है, मान लीजिए 4 है, 4 बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम में 4 हो गया, तो सबसे पहले फिलअप करेंगे 1s, तो 1s 2, देन फिर 2s में जाएंगे, तो 2s में भी मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2 2 4 हो गया। उसी तरह से 5 में बोरोन में जाएंगे, तो सबसे पहले 1s फिलअप करेंगे, 1s 2, देन फिर 2s जाएगा, 2s 2 2 2 4 हो गए, एक बचा हुआ है। 2s के बाद किस में जाना है, 2p में। 2p में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 जा सकता है। हम मुझे कितने की जरूरत है, 1 की, तो 1 ऐड किए। ठीक है, इसी तरह से हम लिया था कार्बन, 6c कार्बन, तो 1s 2, देन फिर 2s 2, और देन फिर 2p, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, इसी तरह से 10 पे अगर नियोन रहता, 10 पर नियोन रहता तो क्या लिखते, 1s 2 2s 2 2p 6 मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे भी अगर देखना है तो आगे देखिए कैसे होता है, आगे इन्होंने क्या कैसे बनाएंगे हम इसको।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखेंगे। जैसे आप लीजिए 11 सोडियम लीजिए, तो पहले तो 1s फिलअप किया आपने, 1s2, फिर 2s फिलअप किया, 2s2 पूरी तरह से भर गया, अब 2p में पूरी तरह से भर गया 6। अब कितना बच रहा है? 2 2 4 6 10, एक बचा हुआ है। एक किस में जाएंगे आप? 3s में। s में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 2, लेकिन हमें जरूरत है 1 डाले, ठीक है। उसी तरह से 12 मैग्नीशियम रहता तो सारा कुछ तो यहाँ तक वही जाता, लेकिन 3s2 हो जाता, ठीक है। अब चलेंगे अगर 13 में आप चलेंगे एल्यूमिनियम, तो सारा कुछ तो यही रहता, 3s2 भी जाता। 3s2 के बाद कहाँ जाता? यहाँ 12 चला गया है, 3s के बाद जाएगा 3p1। ये कब तक जाएगा? 6 तक, ठीक है। मतलब 6 तक कब जाएगा? ये आपका जैसे 18 रहता है, 18 आपके आर्गन, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 आर्गन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 18 हो गया। उसी तरह से 19 में अगर आता, 19 या 20 का ही लेते हैं, 20 का लेते हैं कैल्शियम, तो 20 का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 1s, 2s, 2p3, ठीक है, 3s2, ठीक है। फिर उसके बाद 3p, 3p6, ठीक है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, ठीक है। फिर 3p के बाद क्या आएगा? 4s2, ध्यान रखेंगे ये बनता है। 2 एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे, कॉपर का और 24 और फिर उसके बाद 29, ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का, ठीक है। यहाँ पर ये चूंकि आपके आते हैं, हम बताए थे ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट ये सब ज्यादा एनर्जी होने के कारण क्या हो जाते हैं? जंप कर जाते हैं। होना चाहिए इसका कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, कितना बचा? 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे d का एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाता है? जंप कर जाता है, 4s3d 5 हो जाता है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे कॉपर में भी उसी तरह से हो जाता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 5 हो जाता है। तो ये सोचता है कि 5, सॉरी यहाँ पे 9 होता है, तो ये सोचता है मेरे पास एक की कमी है सिर्फ, इससे ले लेंगे, इसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? 4s1, 3d 10, ठीक है। जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 4 24, ठीक है। यहाँ से भी जोड़ेंगे 1s2, 4 6 10 12 6 18 19 और 5 24। यहाँ में चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3, ये आपका इस तरह से हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब देखते हैं। पॉली जो अपवर्जन नियम है, ये कहते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी आप एटम में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या देखें, प्रिंसिपल एटॉमिकल ये सब, वो कभी समान नहीं हो सकता। समान क्यों नहीं होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो हमने बताया था कि एक क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब स्पिन आपका डिफरेंट हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर था वो डिफरेंट हुआ, एक भी डिफरेंट हुआ इसका मतलब चारों को चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो चारों आपका समान नहीं होंगे, एक चेंज हुआ इसका मतलब चारों समान नहीं होगा। 3 अगर सेम भी हो जाता है तो एक डिफरेंट होने के कारण चारों समान नहीं होगा। किसने कहा? पॉली ने, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। इन्होंने कहा केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक, एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और इसका इलेक्ट्रॉन का प्रतिचक्रण विपरीत हुआ, एक क्लॉकवाइज हुआ तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। इसी तरह से जैसे पी रहता, पी में इस तरह से रहता, पहले ही आपका जो फिलअप हुआ तो ये आपका इस तरह से भरा, तो ये क्लॉकवाइज है अगर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस तरह से स्टेबल हो जाता है। लेकिन हुन्स प्रिंसिपल कहते हैं, हुन्स नियम कहते हैं कि एक ही सबसेल के ऑर्बिटल, जैसे एस सबसेल ऑर्बिटल लिए, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो तब तक नहीं होगा जब तक उस सबसेल के सभी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फिर आ ना जाए। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तब जाके पेयर हुआ, ये था। पी में अगर देखा जाए 3 ऑर्बिटल्स है तो पहले एक सब में भरेगा, तब फिर ये युग्मज होगा, मतलब पेयर बनेगा। इन्होंने हुन्स ने बताया। डी में भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 पहले एक सब ऑर्बिटल्स में भरेंगे, देन फिर ये आपके पेयर होना शुरू करेंगे इस तरह से। एफ में भी उसी तरह से होगा, ठीक है। तो किसने बताया? ये हुन्स ने। तब इससे आपका पेयर होना शुरू हो जाएगा। तो किसने कहा? हुन्स ने। तो आज फिलहाल इतना ही पे आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।